न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। फसल खरीद का ऐलान हो चुका है। कितनी तैयार हैं मंडियां, इसी पर चर्चा करेंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से लगातार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए और किसानों को विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों की फसल की बुआई कटाई समय पर हो, उसको भी लेकर के उनकी फसलों का समय पर उनका दाम उनको जो है वो सही मिल सके, उसको लेकर के भी खास ख्याल रखा जा रहा है। और अब खरीफ की जो फसलें हैं, चाहे धान है या फिर अन्य जो बाकी फसलें हैं, उनको लेकर के ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा में धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी और 15 नवंबर तक ये जारी रहेगी। लगभग 400 से अधिक मंडियों में खरीद के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और सरकार ने 55 लाख मीट्रिक टन जो धान है उसकी खरीद का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। सरकार की तरफ से ये पूरी कोशिश है कि जो धान है उसको एक एक दाना खरीदा जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि 1 तारीख से फसल की खरीद शुरू की जाएगी और जो धान मंडियों में पहुंचना शुरू भी हो गया है उसको भी, क्योंकि मौसम खराब है, कई जगहों पर बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से भी परेशानी हो सकती है, इसलिए उस धान को भी सुरक्षित करने की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई है और दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आड़तियों की हड़ताल भी चल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि फसलों की खरीद होगी कैसे, लेकिन 1 तारीख से फसलों की खरीद के बारे में सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है। पुख्ता प्रबंध करने की बात कही जा रही है और उन्हीं दावों को खंगालने की कोशिश की जाएगी। अलग अलग मंडियों से उन्हीं दावों को खंगालने की कोशिश करेंगे कि कितने प्रबंध हैं मंडियों में, क्या बारदाने सुनिश्चित रूप से वहां पर तो अलग अलग जगहों पर मंडियों में क्या कुछ पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, क्या कुछ वहां पर तैयारियां हैं। 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू हो जाएगी और आपको बता दें 15 नवंबर तक ये धान की खरीद जो है वो जारी रहने वाली है, यानी कि लगभग 1.5 महीना जो है वो धान की खरीद चलेगी और लगभग 400 से अधिक मंडियों में खरीफ फसलों की खरीद के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। ये दावा सरकार की तरफ से है। सरकार ने 55 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है और जो धान एमएसपी पर नहीं खरीदा जा सकता उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। वैकल्पिक व्यवस्थाएं जो है वो भी की गई हैं। बासमती और डुप्लीकेट बासमती पर अब सीधा 100 रुपये प्रति क्विंटल फीस लगेगी। जो इस 100 रुपये में से 50 रुपये मंडी बोर्ड को जाएंगे और 50 रुपये जो हैं वो जाएंगे हरियाणा रूरल डेवलपमेंट के लिए, यानी कि ग्रामीण विकास फंड में। इन खरीफ की फसलों की भी खरीदी जो है वो की जाएगी। धान, बाजरा, मक्का, मूंग, सूरजमुखी, मूंगफली, तिल, अरहर और उड़द की भी खरीद जो है वो होगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की तरफ से 50% खरीद जो है वो की जाएगी और नाफेड की तरफ से 30% की जाएगी। इसके अलावा जो फसलों की खरीद की जानी है वो हरियाणा राज्य भंडारण निगम के द्वारा भी 15% की खरीद की जाएगी और भारतीय खाद्य निगम द्वारा 5% धान की खरीद की जाएगी। ये अलग अलग पैरामीटर्स जिनके हिसाब से फसलों की खरीद होगी और इन फसलों का एमएसपी जो है वो भी आपको बता देते हैं। धान जो कॉमन है उसके लिए 2040 रुपये प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए का जो है वो 2060 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा, एमएसपी जो निर्धारित किया गया है। बाजरे के लिए 2350 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी जो है वो निर्धारित किया गया है और इसके अलावा मक्का के लिए 1962 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी तय किया गया है और मूंग के लिए 7755 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित किया गया है। वहीं सूरजमुखी के लिए 6400 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी रखा गया। और जहाँ तक मंडी में धान की प्रोक्योरमेंट का विषय है उसका पहले से ही 1 अक्टूबर तिथि तय है, क्योंकि बरसात होने के बाद थोड़ी मॉइस्चर जो है वो आएगी। उसको हम अपील करेंगे कि इसको सुखा करके और बिना, यानी मॉइस्चर का जो स्टैंडर्ड है 17% का, उसी स्टैंडर्ड पर ला करके उसकी प्रोक्योरमेंट हो। तो 1 तारीख से शुरू हो जाएंगी फसलों की खरीद और इसको लेकर के मंडियों में तैयारियां जो हैं वो पुख्ता कर ली गई हैं और इसी पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं। जितेंद्र बेनीवाल फरीदाबाद से और लक्ष्य वर्मा करनाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पहले मैं आपके पास ही आऊंगा। फरीदाबाद में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, मंडियों में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं अभी तक?
बिल्कुल हितेंद्र, मैं आपको बता दूं 1 तारीख से फसल की खरीद शुरू हो जाएगी धान की, और इसी को लेकर काफी यहाँ पर तैयारी की गई है। और हमारे साथ मंडी सेक्रेटरी ऋषि कुमार, उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर तैयारी की जाएगी। सर, किस तरह से तैयारी की जाएगी धान की फसल को लेकर? हमारी तैयारियां फसल खरीद के लिए पूरी तरह से हो चुकी हैं। जैसे गेट पे ऑनलाइन गेट पास जारी करना, किसानों के लिए बैठने की व्यवस्था, टीन शेड वगैरह और टॉयलेट, पीने का पानी, ये सब कुछ हम कर चुके हैं जी कंप्लीट। जैसे ही 1 तारीख को खरीद शुरू होगी हम अपना काम स्मूथली शुरू कर देंगे। और कौन कौन सी फसल इसके साथ होगी खरीद? देखिए जी, हमारे पास इस मंडी में मेन तो धान की फसल आती है जी, कुछ थोड़ा बहुत कपास आ जाता है और बाजरा आने की उम्मीद है। देखो अभी तक तो आया नहीं, आ जाना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं आया है। तो यही है मेन चीजें। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार बरसात पड़ी है 3-4 दिन से, तो फसल भी कम, धान की फसल में भी नुकसान होने को मिला उनको। जी देखिए, फर्क तो पड़ेगा इस चीज का, क्योंकि जो फसल पकने पे आ गई थी अब गिल्ली होगी तो नुकसान तो पक्के तौर पे होगा। इसके अलावा अराइवल भी थोड़ी सी लेट हो जाएगी हमारी, क्योंकि 2-4 दिन और अभी जो 1 तारीख से आने की उम्मीद थी, हो सकता है 4-5 तारीख तक आए वो। तो आड़ती भी अपनी मांग को, हड़ताल को लेकर बैठे हैं, कितना फर्क देखने को मिलेगा इसमें? नहीं, आड़तियों का समाधान हो गया है। आज हमारी बात हुई है हमारी आड़ती एसोसिएशन से भी, और करनाल में इनकी आज मीटिंग है, उसके बाद ये घोषणा कर देंगे कि जी खत्म हो चुकी है हड़ताल। जी बिल्कुल। तो ये इस तरीके से तैयारियां जो हैं वो मंडियों में चल रही हैं ताकि वहां पर फसलों की खरीद जो है वो की जा सके। और इसके अलावा हमारे साथ लक्ष्य वर्मा भी करनाल से लगातार बने हुए हैं। लक्ष्य, मैं आपके पास आऊँगा। करनाल में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? करनाल की मंडियों की अगर बात की जाए तो करनाल में क्या कुछ तैयारियां अभी तक वहां पर की गई हैं फसलों की खरीद के लिए? बिल्कुल, बात की जाए करनाल मंडियों की ही करनाल मंडी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले करनाल मंडी के अंदर कुछ किसान ऐसे हैं जो अपनी फसलें लेकर पहुंच रहे हैं, मगर सवाल ये है कि जिस तरीके से जो आड़ती हैं पूरे प्रदेश भर के, वो हड़ताल पर गए हुए हैं। ऐसे में जिस तरीके से जो किसान हैं वो आते हैं और अपनी फसलों को करीबन, जब हमारी किसानों से बात हुई इस विषय पर, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे प्रदेश के अंदर जो अपनी फसलें हैं वो ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो आड़ती हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कुछ आड़ती प्रदेश के करीबन 7 से 8 आड़ती ऐसी हैं जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। कुछ आड़ती हैं, पहले उनसे सीधी बात कर लेते हैं, क्या कुछ वो बताना चाहेंगे जिस तरीके से जो आमरण अनशन का जो चौथा दिन और हड़ताल का 8वां दिन आज करनाल के अंदर जो है वो जो पड़ाव लगाए बैठे हैं। सीधी पहले बात कर लेते हैं जो आड़ती हैं जो आमरण अनशन पर बैठे हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है और कितने दिन हो चुके हैं, और कुछ बातचीत का जो है जो निकल कर है कुछ सामने? मेरा नाम राजपाल लाठे है, जिला जींद अध्यक्ष और वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा एसोसिएशन। आज चौथा दिन आमरण अनशन का चला हुआ है और सरकार की नीयत में खोट है। वो सरकार बातचीत नहीं करना चाहती है। हमारी 4 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई सार्थक बात नहीं हुई है। जेपी दलाल जो खट्टर साहब का कृषि मंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि सरकार जो क्या नहीं करती। इनको ये नहीं मालूम, सरकार, बड़ी बड़ी सरकारें झुक जाती हैं। जिस राजा को घमंड हुआ है उसने आखिर में झुकना पड़ा है। इनको याद नहीं है, एक बार बंसीलाल ने भिवानी मंडी में ये बोला था कि आड़ती भाइयों आपका टाइम आ चुका, आप राजस्थान में जाके दुकान कर लो। यही ऐसा ही मार्केट फीस का ही मामला था। उन्होंने ये कहा था आड़ती भाइयों ने कि ठीक है, हम तो अपना राजस्थान में या कहीं भी गुजारा कर लेंगे, आप अपना व्यवहार देख लेना। और एक बार चंडीगढ़ में धनखड़ साहब ने हमारे पास कहा था कि आपका बिस्तर बांधने का टाइम आ चुका है, आप दलाल हो और बिचौलिए हो, आपका टाइम आ चुका है, सीधे डायरेक्ट सरकार किसानों से संपर्क करेगी। उसको भी एक ही बात बोल दिया था हमारे दूली चंद जी थे अम्बाड़ा से, उन्होंने बोला था कि आप अपना बिस्तर बांधना, आगे इलेक्शन में हम आपको ये बता देंगे कि क्या हुआ है। और मैं जेपी दलाल साहब को ये बताना चाहता हूँ, और याद रखे जेपी दलाल साहब हमारी बात को, मैं भी याद दिलाऊंगा कि अगर आगे वाला इलेक्शन होगा तो वो कितनी वोटों से हारेंगे। हम झुकाना हम जानते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद है जीतने की तो हार भी हमें हरा नहीं सकती। हमारा संगठन मजबूत है और हम किसानों के साथ, हमारा भाईचारा है, उनकी मदद करेंगे, उनके साथ हम हमेशा संपर्क में रहेंगे। सरकार को हमारी माननी पड़ेगी। हमारी जायज मांग है, कोई भी नाजायज मांग हमारी नहीं है।
तो बिल्कुल आड़ती अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और ऐसे में सरकार है कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार कितनी जल्दी जो है जो आड़तियों को मना पाएगी, वो देखने वाली बात रहेगी। क्या कुछ बताना चाहेंगे? काफी लंबा समय हो चुका है, करीबन 8 दिन हो चुके हैं हड़ताल को। जो किसान है वो अपनी फसलें लेकर दूसरे प्रदेशों में ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर कब रास्ता निकलने के आएगा? कुछ बीच का रास्ता कहीं बातचीत हो रही है निकलने की? सबसे पहले तो महाराजा अग्रसेन जयंती की और शारदीय नवरात्रों की आपको और आपके दर्शकों को, समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं, सर छोटू राम के सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं, अंबेडकर जी के सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं। हम लोग संघर्ष का रास्ता नहीं अपनाना चाहते। सरकार धक्के से संघर्ष के लिए मजबूर कर रही है। माननीय कृषि मंत्री ने कहा सरकार झुका नहीं करती। हम सरकार को झुकाने नहीं आए हैं, हम अपनी बात मनवाने आए हैं। एक होता है त्रिया हट, एक होता है बाल हट, एक होती है राज हट। हम लोग सरकार के बच्चे हैं, हम बाल हट पर बैठे हैं और राजा को राज हट नहीं करनी चाहिए। राजा राज हट पर बैठा है, राजा को राज हट छोड़कर आड़ती एसोसिएशन से बतलाना चाहिए, उनकी जायज मांगों को मानना चाहिए। माननीय कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने कहना चाहिए था हम लोग झुकने की बात कर रहे हैं ना, हम लोग जायज बात को मानने के लिए तैयार हैं। कुछ बातें केंद्र की है जो हम केंद्र में रखेंगे, लेकिन ये झुकने वाली और झुकाने वाली ये बात तो बिल्कुल गलत है। जिसने भी घमंड किया, उस घमंड जिसने किया उसका तेज बल और बंश गया। एडा एडा कई गया रावण कौरव केरो कंस। रावण कौरव और कंस का अंत आप लोगों के सामने है। घमंड किसी को नहीं करना चाहिए। और जेपी दलाल जी कह रहे सरकार झुका नहीं करती, हम सरकार को झुकाना नहीं चाह रहे। हमारी जो सबसे पहली मांग थी, हम तो आज सोच रहे थे भाई हम उनका धन्यवाद करेंगे, लेकिन वो नित नई बातें कर रहे हैं। हमारी जो एक बात थी पोर्टल की, वो बात मान ली थी, लेकिन आज ये फिर घमंड की बातें कर रहे हैं जो किसी भी सूरत में व्यवहारिक नहीं है। और बात रही भाई सरकार झुका नहीं करती, सरकार तो बड़ी बड़ी चली गई, बड़ी बड़ी आई। स्वतंत्र भारत में जो है ऐसी घटनाएं, व्यापारी कभी स्ट्राइक पर नहीं जाना चाहता। व्यापारी जब भी देश में प्राकृतिक आपदाएं आती है तो सबसे पहले व्यापारी का योगदान होता है। कोरोना ले लो, कोई भी बीमारी ले लो, महामारी ले लो, व्यापारी का मतलब क्या है? सबसे पहले अगर आरी चलेगी तो व्यापारी के ऊपर चलेगी। व्यापारी टैक्स देता है, जिससे ये बड़े बड़े राजनेता और बड़े बड़े जो है अफसर तनख्वाह पाते हैं, और आज ये ऐसी कमरे में बैठकर ऐसी पॉलिसी बनाते हैं। ये किसी भी तरीके से व्यवहारिक नहीं है। इनका काम है सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट घरानों को यहाँ लाना। अनाज को किसी भी सूरत में तजूरी में बंद नहीं होने देंगे। दलाल साहब आप कितना भी जोर लगा लो, अनाज को तजूरी में बंद किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जब भी कहीं का सीजन आता है तो आड़ती अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए हड़ताल पर बैठ जाते हैं। अमूमन देखा भी ये जाता है, उस पर क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज आप देखिए हरियाणा में 35,000 आड़ती है। आप आड़तियों का एक भी प्रतिनिधि राजनीति में बता दो भाई, कौन सा एमएलए आड़तियों से, कौन सा आड़तियों से विधायक है, कौन सा आड़तियों से सांसद है? ये सब झूठी बातें हैं। सरकार अपना पाप छुपाने के लिए आड़तियों के ऊपर ये बातें डाल रही है। आड़ती कभी राजनीति नहीं करता, आड़ती धरना प्रदर्शन पर नहीं जाना चाहता, आमरण अनशन पर नहीं जाना चाहता, हड़ताल पर नहीं जाना चाहता। सरकार मजबूर करती है। जब भी सीजन आता है कोई न कोई नया काला कानून ले आती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, आप जब भी कोई कानून लाए व्यापारियों के लिए तो उसमें व्यापारिक प्रतिनिधि शामिल हो, उनका रिव्यू लिया जाए। आपने व्यापारी कल्याण बोर्ड बना रखे हैं, किस लिए बना रखे व्यापारी कल्याण बोर्ड? अगर आप ये बातें कर रहे हैं, आड़ती स्ट्राइक पर कभी नहीं जाना चाहता। आड़ती तो अमन चैन से अपना व्यापार करना चाहता है और सरकार के साथ मिलकर करना चाहता है। हमारा किसी पार्टी से, किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इनेलो हो या जजपा हो। जब भी हिंदुस्तान में कोई भी प्रोटेस्ट होता है, विपक्षी दल अपने आप मदद करने के लिए आते हैं। विपक्षी दल की ही बात कर लेते हैं। राजनीति की बात आपने शुरू करी है। कल आम आदमी पार्टी आपको समर्थन दे के गई। अभी कुछ ही देर बाद जो सूचना आ रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष नेता है, पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हरियाणा के, वो भी आपके पास पहुंच रहे हैं। तो फिर राजनीति फिर आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से, या तो फिर उनसे समर्थन लेना बंद कर दीजिए आप लोग। आज जब बीजेपी विपक्ष में थी तो कोई भी प्रोटेस्ट होता था हिंदुस्तान में, प्रदेश में, तो बीजेपी भी वहां समर्थन देने के लिए पहुंचती थी। हम तो बीजेपी वालों को भी आमंत्रित कर रहे हैं, विपक्षी दल क्यों आएंगे?
बीजेपी हमारा समर्थन कीजिए, हमारी जायज मांगों को मानिए। विपक्षी क्यों आएंगे? मौका क्यों देते हो विपक्ष को आने का? आप खुद आकर धरना प्रदर्शन उठवाइए, जायज मांगे मानिए और इस प्रदर्शन को खत्म कीजिए। क्यों आएगी विपक्षी दल, क्यों आएगा? अब बीच का रास्ता क्या निकलता हुआ नजर आ रहा है? बीच का रास्ता क्या है? हमारी जो जायज मांगे हैं उनको मान लिया जाए। हमारी जो भी जायज मांगे हैं, ई पोर्टल वाली मान ली, हमारी आड़त पूरी कर दो, पेमेंट किसान के माध्यम से हो, किसान चाहे तो आड़ती से ले, किसान चाहे तो सरकार से ले। हमारी कोई ज्यादा मांगे नहीं है। सीमांत किसानों को हरियाणा में फसल बेचने की छूट हो, मार्केट फीस कम की जाए। एक सवाल हो रहा है करनाल की बात कर, क्योंकि आप तो दूसरे जिले से हैं। करनाल की बात करें, करनाल के अंदर करीबन 500 के करीब ऐसे आड़ती हैं और देखा जाता है तो आपके जो धरना स्थल है वहां पर करनाल के जो आड़ती हैं वो ही नहीं पहुंच पाते, तो ऐसे कैसे जो है जो आप धरना दे रहे हैं इसको? आड़ती सारे एकजुट हैं, 35 के 35,000 आड़ती। व्यापारी के पास समय की प्रतिबद्धता है, समय कम होता है। जब भी हमें जरूरत पड़ी, जब भी हमने आह्वान किया तो पूरे हरियाणा का आड़ती यहाँ पहुंचा है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई तो हम हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़ का पूरा व्यापारी वर्ग, आड़ती नहीं उसके अलावा भी व्यापारी वर्ग शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली कूच करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने की कोशिश करेंगे। श्री राम, जय जय राम का उद्घोष करते हुए हम लोग निकलेंगे और हम प्रार्थना करेंगे परमात्मा सरकार को सद्बुद्धि दे और जो व्यापारियों की जायज मांगे हैं उनको माना जाए। मेरा नाम रामोतार तायल, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा आड़ती। देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो आड़तियों के अंदर रोष जरूर देखने को मिल रहा है, चाहे करीबन 8 दिन जो है धरने को हो चुके हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से आमरण अनशन की ही बात की जाए तो कहीं ना कहीं उसको भी 4 दिन करनाल के अंदर होते हुए नजर आए। जो करनाल जिले के अंदर जो आड़ती बैठे हुए हैं करीबन विभिन्न जिलों से करनाल के अंदर जो आकर बैठे हुए हैं, ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार इनकी मांगे हैं वो कब मानती है। ऐसे में जिस तरीके से साफ तौर पर बताया भी है इन्होंने कि कहीं ना कहीं केंद्र की भी जो इसमें भागीदारी है, तो कहीं ना कहीं केंद्र पे भी हम अपनी बात रखने में सक्षम होंगे। वो अभी फिलहाल देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि अभी जिस तरीके से हरियाणा में जो मांगे हैं वो अभी हरियाणा सरकार द्वारा जो है उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। जितेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं फरीदाबाद से। जितेंद्र, वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? आड़तियों की अगर बात करें तो आड़तियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इन तमाम बातों को लेकर के, तमाम जो बयान सामने आ रहे हैं सरकार की तरफ से उनको लेकर के? जितेंद्र, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन लक्ष्य लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्य अगर बात की जाए, क्योंकि आड़तियों में तो खासा आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से जो ताज़ा जानकारी सामने आ रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आज वहां पर उन्हें समर्थन करने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो क्या कुछ उनका कार्यक्रम है? कितने बजे तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन आड़तियों के बीच पहुंचेंगे इन्हें समर्थन करने के लिए? जितेंद्र, बात की जाए जो विपक्ष के नेता हैं, जिस तरीके से बात की जाए, कल आम आदमी पार्टी के जो नेता थे वो पहुंचे यहाँ पर और ऐसे में अभी कुछ ही देर बाद जो नवीन जयहिंद है, करीबन 12:30 बजे का जो समय बताया जा रहा है कि नवीन जयहिंद भी पहुंचने वाले हैं और उसके बाद करीबन 2 से 2:30 बजे के करीब जो है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी जो है मैसेज आया हुआ है कि किस तरीके से जो इनके पास पहुंचने का जो है भी इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ इनके प्रमुख मांगे हैं, वो सारी बातचीत भी वो इनसे करते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में देखना होगा जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल पहुंचेंगे, आड़तियों के पास पहुंचेंगे, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे आखिर क्या कुछ विपक्ष नेता होने के नाते वो इनकी मुख्य मांगे हैं वो उठा पाएंगे। जी, इसके अलावा क्योंकि आड़ती लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लगातार बातचीत भी सरकार की तरफ से हो रही है, लेकिन क्या मुख्य वजह क्या मानी जा रही है? कौन से ऐसे मामले हैं जिन पर बात अटक रही है, जिन बातों पर सहमति नहीं बन पा रही? जितेंद्र, ये भी इस विषय में भी हमने जो जानकारी लेने का प्रयास करा, एक बार दोबारा भी प्रयास कर लेते हैं। क्या कुछ जिस तरीके से आपकी जो मुख्य मांगे हैं, आखिर बात दोबारा मेरा वही सवाल आपसे पहले भी दोहराया मैंने कि आखिर जो मांगे हैं वो अटकी कहाँ हुई है? आखिर कौन सी वो मुख्य मांगे हैं हरियाणा सरकार जो उस पर जो मानने को तैयार नहीं हो रही? हमारी आड़त पूरी नहीं कर रही, आड़त घटा दी है। सरकार ने 23 फसलों का MSP डिक्लेयर किया है, जिसमें 7 प्रकार के अनाज, 5 प्रकार की दालें, 7 प्रकार की तिलहनें और 4 प्रकार की व्यावसायिक फसलें। सिर्फ 2 फसलों पर आड़त दी जा रही है, गेहूं और जीरी पर।
उसको भी घटा दिया, फिक्स कर दिया। एक एमएसपी कितना भी इंक्रीज हो, हमारी आड़त फिक्स कर दिए सिर्फ 46 रुपए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, हमको सब फसलों पर 2.5% आड़त मिलनी चाहिए, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। 1998 में हमारी आड़त बनाई गई थी 2.5%, जब से लेकर अब तक हमारी आड़त 2.5% है। सत्ता में आने से पहले सभी पार्टियां, चाहे वो विपक्षी है और चाहे अब सत्ता में है, वो लोक लुभावने वादे कर रही थी, आड़त 3% कर दी जाएगी, 2.5 में से घटाया जा रहा है। हम तो कह रहे हैं हमारे को 2.5% आड़त दी जाए, पेमेंट किसान की मर्जी पे हो, क्योंकि स्वतंत्र भारत में हम किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। किसान चाहे तो सरकार से ले, किसान चाहे तो आड़ती से ले। और सीमांत किसानों को जब सरकार पोर्टल बनाने जा रही थी, अब वो वापस ले लिया है, जिससे कहीं का किसान कहीं फसल बेचे और कहीं का आदमी कहीं बोली लगाए। तो सीमांत किसान जो वर्षों से हमारे साथी है, हमारे से लेन देन है, तो उनको यहाँ क्यों रोका जा रहा है? उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए। और जो है मार्केट फीस, अन्य राज्य में जब मोदी जी जीएसटी लाए थे, मोदी जी ने कहा था एक देश एक टैक्स, एक विधान एक संविधान। तो मार्केट फीस पड़ोसी राज्यों में 1%, हरियाणा में 4%, जो किसी भी सूरत में व्यवहारिक नहीं है, उसको ठीक करके सभी जगह एक प्रकार की व्यवस्था की जाए। सरकार कह रही है हम जो है किसानों की हितैषी है, किसानों की हितैषी है तो मार्केट फीस कम की जाए। पेट्रो पदार्थ विशेषकर डीजल को जीएसटी के दायरे में ले जाए, जिसका डायरेक्ट फायदा किसान को होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो मांगे हैं वो जायज भी हैं, और ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार कितनी जल्दी जो इनकी मांगे हैं वो मानने को तैयार होती है। जी बिल्कुल लक्ष्य, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इसके अलावा जितेंद्र बेनीवाल भी हमारे साथ जुड़े फरीदाबाद से, उनका भी बहुत शुक्रिया। जिस तरीके की क्या कुछ तैयारियां जो हैं वो देखने को मिल रही है मंडियों में, उस पर भी चर्चा हुई, और आड़तियों को क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्यों इनकी हड़ताल अभी तक खत्म नहीं हुई, उस पर भी जानकारी जो है वो अपने दर्शकों तक हमने पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखिए एक रिपोर्ट के आड़तियों फसलों को लेकर के क्या कुछ तैयारी है मंडियों की, और क्या कुछ एमएसपी जो है वो निर्धारित सरकार की तरफ से किए गए हैं। हरियाणा सरकार लगातार किसानों की आय दोगुना करने और किसानों को विकसित करने के लिए कदम उठा रही है। किसानों की फसल की बुआई, कटाई समय पर हो और उनको उनकी फसल का समय पर दाम मिल सके, इसका खास ख्याल सरकार की तरफ से रखा जाता है। अब खरीफ की फसल की खरीद को लेकर के भी ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा में धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। 15 नवंबर तक जारी रहेगी धान की खरीद। लगभग 400 से अधिक मंडियों में खरीफ फसलों की खरीद के लिए पुख्ता प्रबंध। सरकार ने 55 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य किया तय। जो धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जाता, उसके लिए भी व्यवस्था। बासमती और डुप्लीकेट बासमती पर अब सीधा 100 रुपए प्रति क्विंटल फीस लगेगी। इस 100 रुपए में से 50 रुपए मंडी बोर्ड को जाएंगे। 50 रुपए हरियाणा ग्रामीण विकास फंड में उपकर के रूप में जमा होंगे। इसके अलावा सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि एमएसपी पर खरीद के लिए जिन क्षेत्रों में धान की अच्छी पैदावार होती है, उन क्षेत्रों में औसत पैदावार 30 क्विंटल प्रति एकड़ और अन्य क्षेत्रों में 28 क्विंटल प्रति एकड़ मानी जाएगी। और जहां तक मंडी में धान की प्रोक्योरमेंट का विषय है, उसका पहले से ही 1 अक्टूबर तिथि तय है, क्योंकि बरसात होने के बाद थोड़ी मॉइस्चर जो है वो आएगी। उसको हम अपील करेंगे कि इसको सुखा करके और बिना, यानी मॉइस्चर का जो स्टैंडर्ड है 17% का, उसी स्टैंडर्ड पर ला करके उसकी प्रोक्योरमेंट हो। इन खरीफ फसलों की भी खरीदी की जाएगी। धान, बाजरा, मक्का, मूंग, सूरजमुखी, मूंगफली, तिल, अरहर और उड़द की एमएसपी पर होगी खरीद। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 50% खरीद की जाएगी। नाफेड द्वारा 30% की खरीद की जाएगी। हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा 15% की खरीद होगी। भारतीय खाद्य निगम द्वारा 5% धान की खरीद की जाएगी। इन फसलों का इतना एमएसपी। धान कॉमन के लिए 2040 रुपए प्रति क्विंटल होगी एमएसपी। धान ग्रेड ए के लिए
2,060 रुपए प्रति क्विंटल होगी एमएसपी। बाजरा के लिए 2,350 रुपए प्रति क्विंटल होगी एमएसपी। मक्का के लिए 1,962 रुपए प्रति क्विंटल होगी एमएसपी। मूंग के लिए 7,755 रुपए प्रति क्विंटल रखी गई एमएसपी। सूरजमुखी के लिए 6,400 रुपए प्रति क्विंटल रखी गई एमएसपी। मूंगफली के लिए 5,850 रुपए प्रति क्विंटल रखी गई एमएसपी। तिल के लिए 7,830 रुपए प्रति क्विंटल रखी गई एमएसपी। अरहर और उड़द के लिए 6,600 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित। इतनी मंडियों की व्यवस्था की गई। 400 से अधिक मंडियों में व्यवस्था। धान की खरीद के लिए 201 मंडियों की व्यवस्था। बाजरे की खरीद के लिए 86 मंडियों की व्यवस्था। मक्के की खरीद के लिए 19 मंडियों की व्यवस्था। मूंग की खरीद के लिए 38 मंडियों की व्यवस्था। सूरजमुखी की खरीद के लिए 9 मंडियों की व्यवस्था। मूंगफली की खरीद के लिए 7 मंडियां निर्धारित। तिल की खरीद के लिए 27 मंडियां निर्धारित। अरहर की खरीद के लिए 22 मंडियां निर्धारित। उड़द की खरीद के लिए 10 मंडियां निर्धारित की गई। धान खरीद को लेकर मंडियों में व्यवस्थाएं पूरी हैं और लगातार बैठकें कर अधिकारियों को भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसी भी प्रकार की समस्या किसानों को न हो। पिछले 7 से 8 सालों में लगातार मनोहर सरकार किसानों को हर संभव मदद दे रही है और कोशिश कर रही है कि किसी प्रकार की समस्याएं किसानों को न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।